हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट। चलिए, मैं नीरज कुमार, आपका फिजिक्स फैकल्टी। हम लोग सीखते हैं इस वीडियो में। क्या इससे पहले जो वीडियो बनाया है उसमें हम लोग ग्रेविटेशन सीख रहे थे। इस वीडियो में भी हम ग्रेविटेशन ही सीखेंगे। ग्रेविटेशन में हम लोग क्या सीखेंगे आज? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। और उससे पहले हम सीख लेते हैं रिलेशनशिप 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 between relationship between gravitational potential gravitational potential gravitational potential and gravitational field intensity and gravitational field इंटेंसिटी। ओके, सो आप जानते हो क्या? आप पढ़ रखे होंगे वर्क एनर्जी पावर में, आपने पढ़ा होगा कि जो है फोर्स फील्ड फोर्स जो होता है दो तरह का होता है, कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव। ओके, सो जनरली पोटेंशियल एनर्जी का जो कंसेप्ट आता है वो कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड के लिए ही आता है। पोटेंशियल एनर्जी हम आगे जस्ट इसके नेक्स्ट टॉपिक में हम पढ़ेंगे। और इसमें आप ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी एंड ग्रेविटेशनल पोटेंशियल में क्या रिलेशनशिप होता है उसके रिगार्डिंग जानेंगे। ओके, सो आप ये याद रखोगे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ये जो होता है या ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी ये जो होता है निगेटिव ऑफ डीवी बाय डी आर होता है। ओके, निगेटिव ऑफ डीवी बाय डी आर। ओके, सो आप ऐसा भी लिख सकते हो डीवी इक्वल टू क्या होगा, माइनस ऑफ, यहाँ पे ई इलेक्ट्रिक फील्ड के केस में लगते हैं, आई यहाँ पे लिखेंगे, चलो आई लिखते हैं। ओके, सो आई वेक्टर आई डॉट वेक्टर डी आर। सो ये वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला होता है, याद रखेंगे। बेसिकली ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी जो होता है उसका डायरेक्शन ग्रेविटेशनल फील्ड का जो होता है वो होगा आपका इंक्रीजिंग। ग्रेविटेशनल फील्ड का जो डायरेक्शन होता है डिक्रीजिंग डायरेक्शन ऑफ पोटेंशियल होता है, डिक्रीजिंग डायरेक्शन ऑफ पोटेंशियल होता है। ओके, सपोज कि ये हमारा अर्थ है या कोई स्फेरिकल सरफेस है या प्लैनेट है, तो आप जानते हो कि इसमें ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी का जो डायरेक्शन होगा वो इस डायरेक्शन में होगा, और यहां से इधर जाएंगे तो ये क्या होगा, पोटेंशियल इंक्रीज होता जाएगा, पोटेंशियल इंक्रीज होता जाता है। और फील्ड के डायरेक्शन में जब हम मूव करेंगे तो पोटेंशियल डिक्रीज होगा, ये याद रखेंगे। सेम कंसेप्ट हम इलेक्ट्रिक फील्ड में पढ़ेंगे। ओके, सो फील्ड के डायरेक्शन में क्या होगा, पोटेंशियल का वैल्यू डिक्रीज करेगा। हम राइट से लेफ्ट आएंगे तो पोटेंशियल क्या होगा, डिक्रीज होगा, और लेफ्ट से राइट जाएंगे तो पोटेंशियल इंक्रीज होगा। लेफ्ट से राइट क्या होगा, फील्ड का जो डायरेक्शन है फ्रॉम राइट टू लेफ्ट है तो ऑपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ फील्ड हो जाएगा। तो ये याद रखेंगे, फील्ड इंटेंसिटी field intensity is increasing, या आप ये कर सकते हो increasing when potential is increasing। फील्ड इंटेंसिटी जो है वो इंक्रीज करेगा जब हम फील्ड इंटेंसिटी की बात करेंगे, मैग्नीट्यूड ऑफ फील्ड इंटेंसिटी, मैग्नीट्यूड ऑफ फील्ड इंटेंसिटी इज डिक्रीजिंग लिखेंगे, डिक्रीजिंग व्हेन पोटेंशियल इज इंक्रीजिंग। और लिख सकते हो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, gravitational potential is decreasing in direction of magnitude of field intensity is decreasing in direction of in decreasing when potential is increasing। और कह सकते हैं आप ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, देखो इधर से इधर जाएंगे
तो पोटेंशियल क्या हो जाएगा आपका, इंक्रीज करेगा। फ्रॉम लेफ्ट से राइट जाओगे तो पोटेंशियल इंक्रीज करेगा, बट मैग्नीट्यूड ऑफ फील्ड इंटेंसिटी जो है डिक्रीज कर जाएगा। ओके, मैग्नीट्यूड ऑफ फील्ड इंटेंसिटी डिक्रीज कर जाएगा। सो यहाँ पे देखेंगे, या फिर आप निगेटिव में हम देखेंगे तो फील्ड इंटेंसिटी एंड पोटेंशियल भी इधर इंक्रीज करेगा, अगर दोनों को वेक्टर कंसीडर करेंगे तो। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल इज डिक्रीजिंग इन डायरेक्शन ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड याद रखेंगे। हम इधर से इधर आएंगे तो क्या होगा, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल डिक्रीज करेगा फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। अगर फील्ड के डायरेक्शन में आप आओगे तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। सो ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी को हम दूसरे वर्ड में कर सकते हैं, ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी is negative of gradient of gravitational potential। dV by dr क्या होता है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल होता है, याद रखेंगे। सॉरी, पोटेंशियल ग्रेडियंट और ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल। इस पे एक क्वेश्चन ले लेते हैं, चलिए इसको यहां तक होपफुली आप समझ गए होंगे। ग्रेविटेशनल फील्ड I इक्वल टू क्या होता है, माइनस dV बाय dr होता है, माइनस dV बाय dr होता है। ओके, सो इस पे एक क्वेश्चन ले लेते हैं, ये आप याद रखोगे। जैसे कि एक क्वेश्चन है, बुक में जो क्वेश्चन है वही क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे भी कर लेते हैं, ज्यादा अच्छा रहेगा। ओके, सो इसमें ग्रेविटेशनल पोटेंशियल पे क्वेश्चंस होने चाहिए हमारे ख्याल से। ओके, इसमें नहीं दे रखा है, चलिए ठीक है, इस पे क्वेश्चंस होने चाहिए थे। इसमें भी नहीं दे रखा है। सो जैसे कि मान लीजिए कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल जो है हमारा, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल जो है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल जो है हमारा, एग्जाम्पल V इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस 6x पोटेंशियल जो होगा जूल पर केजी। देन कैलकुलेट ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी, ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी एट x इक्वल टू 2 मीटर। ओके, सो आप इसको लिखोगे तो क्या लिखोगे, E इक्वल टू आप जानते हो, सॉरी I इक्वल टू आप जानते हो माइनस dV बाय dr होता है। सो I इक्वल टू क्या होगा, R जो है ओनली यहाँ पे x का फंक्शन है, x डायरेक्शन में होगा। सो I इक्वल टू हम लिख सकते हैं माइनस डेल वी बाय डेल एक्स। ओके, सो ये हो जाएगा आपका माइनस ऑफ 3x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन x के टर्म में करेंगे तो 6x, और इसका करेंगे तो प्लस 6।
और ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी का क्या होता है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर यूनिट होता है। ओके, सो आई एट x इक्वल टू 2 मीटर की बात करेंगे तो आप पुट कर दीजिए -6 इंटू 2 प्लस 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, दैट इज 18 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाता है तो आप इसे इस तरह से सॉल्व करेंगे। ओके, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल दिया हुआ है और ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी पूछ रहा है, आपसे पूछा जा सकता है ऐसा क्वेश्चन। सो आप इसको इस तरह से सॉल्व करोगे। ठीक है, सो होपफुली यहां तक आप समझ गए होंगे, होपफुली इसको आप अच्छे से समझ गए होंगे। ओके, देन हम आगे बढ़ते हैं, इस टॉपिक से आगे बढ़ेंगे। चलिए, इसमें ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एंड इंटेंसिटी से रिलेटेड क्वेश्चन नहीं हमें नजर आ रहा है, और भी ऐसे क्वेश्चन होंगे तो हम फिर से आगे करेंगे। ओके, सो इसको आप याद रखेंगे। वी आई इक्वल टू क्या होता है, माइनस डी वी बाई डी आर। आई क्या है, ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी, वी क्या है आपका, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। जनरली कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड में आप याद रखते हो फील्ड की इंटेंसिटी जो होती है, फील्ड इंटेंसिटी जो होता है निगेटिव ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी हम लोग सेम फॉर्मूला देखेंगे, सेम फॉर्मूला पे बेस्ड क्वेश्चन करेंगे। ओके, सो उसमें तो और भास्ट है, आगे हम अच्छे से करेंगे। चलिए, तो ये हो गया। नाउ हम बात करते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ओके, सो ये नया टॉपिक है हमारा, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। आप जानते हो पोटेंशियल एनर्जी जो है ओनली कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड के लिए सिग्निफिकेंट होता है, नॉन कंजर्वेटिव के लिए नहीं होता है। कंजर्वेटिव कहने का मतलब जिसमें वर्क डन स्टोर हो जाए। ओके, कंजर्वेटिव कहने का मतलब जिसमें कोई ऑब्जेक्ट है उस पर अगर आप वर्क करते हो तो वो जाके उस बॉडी में स्टोर हो जाता है, तो उस जो वर्क हमारा किया गया है वो इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में जाके स्टोर हो जाता है। ओके, सो बेसिकली पोटेंशियल एनर्जी याद रखेंगे आप। वर्क पावर एनर्जी में अगर भूल गए होंगे तो पोटेंशियल एनर्जी इज सिग्निफिकेंट ओनली इन, या फिर इन कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड, कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड ओनली। ओके, सो ये याद रखेंगे। अब ये कंजर्वेटिव पोटेंशियल एनर्जी आप जानते हो, पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है। और कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड के लिए आप वर्क एनर्जी पावर में पढ़ रखे होंगे। कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी जो होता है निगेटिव ऑफ वर्क डन बाय फोर्स, निगेटिव ऑफ वर्क डन बाय फोर्स, ये जो है वर्क डन बाय फील्ड फोर्स। और इसकी बात करेंगे तो W एक्सटर्नल वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट। ओके, सो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, पोटेंशियल एनर्जी और वर्क में क्या रिलेशनशिप है। ये है वर्क डन बाय फील्ड फोर्स। वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स का निगेटिव जो होगा वो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाएगा, और एक्सटर्नल फोर्स जो वर्क करेगा उसके डायरेक्टली इक्वल हो जाएगा चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। ओके, उसमें निगेटिव नहीं होगा। सो डेल्टा यू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, ये क्या है आपका, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। जनरली जो है हम इसको डेल्टा यू को हम क्या लिखेंगे, इफ डेल्टा यू इक्वल टू माइनस ऑफ डब्ल्यू, देन आप ये यू फाइनल माइनस यू इनिशियल लिखेंगे, और ये माइनस डब्ल्यू, ये जो होता है बेसिकली यू इनिशियल जो होता है पोटेंशियल एनर्जी एट रेफरेंस, इनिशियल पोजीशन
और एट रेफरेंस पोजीशन, रेफरेंस पोजीशन, इसको गौर से ध्यान रखेंगे। यू आई क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी एट इनिशियल पोजीशन और एट रेफरेंस पोजीशन। जनरली जो रेफरेंस हम लेते हैं ग्रेविटेशन के केस में वो इंफिनिटी होता है, यू आई शुड बी इक्वल टू यू इंफिनिटी। ओके, सो ये याद रखेंगे। और यू इंफिनिटी जो होता है वो जीरो होता है, वो क्या होता है, जीरो होता है। ओके, चलिए ये बात हो गई। दूसरी बात, पोटेंशियल एनर्जी को हम देखेंगे तो पोटेंशियल एनर्जी कभी भी आइसोलेटेड बॉडी का नहीं होता है, एक बॉडी का कभी पोटेंशियल एनर्जी नहीं होता है। पोटेंशियल एनर्जी होता है किसी सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी होता है। मान लो कि ये एक ऑब्जेक्ट है और इसके फील्ड में दूसरा ऑब्जेक्ट लाया गया, देन ये दोनों मिलके एक सिस्टम बना देता है, ये चौक और ये डस्टर मिलके सिस्टम बना देता है और इस सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी होगा। अगर इसकी बात करें, सिर्फ इसकी बात करें तो इसका कुछ पोटेंशियल एनर्जी नहीं होगा। इसका आइसोलेटेड इसकी बात करेंगे तो कोई पोटेंशियल एनर्जी नहीं होगा। ओके, तो जनरली पोटेंशियल एनर्जी जो होता है सिस्टम का होता है। ओके, जब एक बॉडी के फील्ड से दूसरे बॉडी का फील्ड इंटरेक्ट करेगा तो उसमें पोटेंशियल एनर्जी होगा। दूसरा, पोटेंशियल एनर्जी का आप जानते हो ये क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी होता है एनर्जी इन बॉडी ड्यू टू कॉन्फ़िगरेशन और पोजीशन। सो कॉन्फ़िगरेशन वाला केस जनरली इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी के केस में डील करते हैं। कॉन्फ़िगरेशन वाला केस जो होता है जनरली इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, रॉड को हमने मोड़ दिया या फिर स्प्रिंग को हमने कंप्रेस कर दिया या स्प्रिंग को हमने क्या किया, एलोंगेट कर दिया, तो उसमें जो पोटेंशियल एनर्जी होता है ड्यू टू चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन होता है। बट फील्ड फोर्स में बात करेंगे तो ड्यू टू पोजीशन होता है। ओके, सो पोटेंशियल एनर्जी इस केस में क्या होगा, एनर्जी इन बॉडी ड्यू टू पोजीशन ऑफ बॉडी इन फील्ड ऑफ अनदर बॉडी। इसको समझिए कि ये अगर मान लो कि ये जो है यहाँ पे एक m1 मास का है, पॉइंट मास या स्फेरिकल मास या अर्थ या फिर कोई प्लेनेट और स्टार, सो इसके सराउंडिंग स्पेस में इसका ग्रेविटेशनल फील्ड होगा, इसके आसपास के स्पेस में इसका ग्रेविटेशनल फील्ड होगा। अब दूसरा मास जो है m2, हम यहां से इंफिनिटी पे इसके फील्ड में ले आते हैं m2। ओके, m2 इसको ले आते हैं इससे m1 से r डिस्टेंस पे, तो अब ये दोनों मिलके सिस्टम बना देता है। अब ये दोनों मिलके क्या करता है, सिस्टम बना देता है। तो सिस्टम को बनाने के लिए हमें जितना काम करना पड़ा, एक्सटर्नल एजेंट को जितना काम करना पड़ा यहां से वहां तक लाने में, वो काम क्या हो जाएगा, इस सिस्टम के पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में क्या हो जाएगा, स्टोर हो जाएगा। अगेन हम रिपीट करते हैं, पोटेंशियल एनर्जी जनरली हम सिस्टम का डिफाइन करते हैं। ओके, सो अगर मान लो कि दो मास का भी सिस्टम हो सकता है, सो एक मास पहले से प्लेस्ड है और उसकी सराउंडिंग स्पेस में इसका फील्ड होगा, ग्रेविटेशनल फील्ड। अब कोई दूसरा मास जो है यहां से फ्रॉम r इक्वल टू इंफिनिटी से r इक्वल टू r पे ले आते हैं, देन हमें यहां से उठा के यहां तक लाने में हमें काम करना पड़ेगा और वही वर्क जो है इस दोनों सिस्टम के पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाएगा। ओके, सो पोटेंशियल एनर्जी जो होगा, पोटेंशियल एनर्जी की बात करेंगे तो ये क्या होगा, वर्क डन इन मेकिंग a system by external agent। ओके, दूसरा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल आप जानते हो, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल V इक्वल टू क्या होगा, W एक्सटर्नल या फिर W ऑफ फोर्स, नेगेटिव ऑफ W ऑफ फोर्स, नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय फोर्स
पर यूनिट मास, नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय फोर्स पर यूनिट मास। सपोज कि इस m2 को यहां से यहां तक लाने में इसका ग्रेविटेशनल फोर्स ने वर्क किया है W, इसका ग्रेविटेशनल फोर्स ने वर्क किया है W। अगर एक्सटर्नल एजेंट की बात करते हैं तो यहाँ पे माइनस नहीं होता, प्लस होता, ओके। एंड देन यहाँ पे जो पोटेंशियल है तो इसको पर यूनिट मास के लिए डिफाइन करेंगे तो ये क्या हो जाएगा। और इसके लिए अगर देखेंगे इन फील्ड ऑफ M1 potential at R, potential at given position R। सो इसको हम मिटा देते हैं। तो पोटेंशियल एट गिवन पोजीशन R क्या हो जाएगा बताइए। पोटेंशियल एट गिवन पोजीशन R क्या हो जाएगा। सपोज कि एक ये पॉइंट मास है, तो पॉइंट मास है तो इसके कारण पोटेंशियल जो हो जाएगा V इक्वल टू माइनस जी एम 1 बाय R, और ये हो जाएगा आपका माइनस ऑफ W क्या होता है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। माइनस ऑफ W क्या होगा, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, और ये हो जाएगा M2 एज डेल्टा U इक्वल टू माइनस ऑफ W। ओके, सो डेल्टा U इक्वल टू हो जाएगा आपका माइनस GM1 M2 बाय R, माइनस GM1 M2 बाय R। आप इसको U फाइनल माइनस U इनिशियल कर सकते हो। ये माइनस GM1 M2 बाय R होगा। U फाइनल U R है और U इनिशियल U इंफिनिटी है, ये माइनस GM1 M2 बाय R हो जाएगा। ओके, सो इसको अच्छे से आप लोग नोट कर लोगे। अब इसको हम मिटा देते हैं। यू आर को अगर जनरली हम यू आर को U बोल देते हैं, और U इंफिनिटी जो होता है पोटेंशियल एट इंफिनिटी पे, जब दो बॉडी जो कंस्टिट्यूएंट है इंफिनिटी पे है तो कोई पोटेंशियल एनर्जी सिस्टम में नहीं होता है, बेसिकली वो जीरो होता है। सो उसको हम मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी या जीरो कर सकते हो। सो U इक्वल टू हो जाएगा माइनस GM1 M2 बाय R। इट मीन पोटेंशियल एनर्जी in system of M1 and M2 separated by distance R is given by U equal to minus GM1 M2 by R। होपफुली आप इसको अच्छे से समझ गए होंगे। ओके, याद रखेंगे, एक बार फिर से रिकैप कर देते हैं। पोटेंशियल एनर्जी ओनली कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड के लिए सिग्निफिकेंट होता है। ग्रेविटेशनल फोर्स फील्ड एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स फील्ड जो होता है वो क्या होता है, कंजर्वेटिव इन नेचर होता है। फ्रिक्शन फोर्स, विस्कस फोर्स क्या होता है, नॉन कंजर्वेटिव नेचर होता है। अगर ग्रेविटेशनल फोर्स में विद इन द ग्रेविटी, अगर इस चौक पे हम इसको यहां से उठाकर यहां पे ले गए तो इसका पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज कर गया। अब हम एक्सटर्नल फोर्स अभी लगा रहे हैं तो ये यहां पर है, एक्सटर्नल सपोर्ट को हटा लिया तो ये स्टोर पोटेंशियल एनर्जी के कारण ये ओरिजिनल पोजीशन पे आ गया। स्टोर पोटेंशियल एनर्जी के कारण क्या हुआ, ये ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाता है। इसका पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज हुआ और ये पोटेंशियल एनर्जी, स्टोर पोटेंशियल एनर्जी के कारण ये अपने ओरिजिनल जो पोजीशन है उसको रिगेन कर लेता है। ओके, सो आप इसको पोटेंशियल एनर्जी इन इलास्टिक फोर्स में भी पढ़ रखे हो, इलास्टिक फोर्स फील्ड में भी, और यहाँ पर ये होगा। तो दो बॉडी का सिस्टम है तो पोटेंशियल एनर्जी ये हो जाएगा। एंड अगर मान लो कि अब बहुत सारा है, जैसे कि मान लो कि ये बहुत सारा है, ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है और इस पे 3 मास है।
M1 M2 M3 और ये है L, ये है L, ये है L। सो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम की बात करेंगे तो ये सिस्टम देखो किस तरह से बनेगा, इसमें पेयर ढूंढेंगे, एक इस दोनों का बायलैटरल सिस्टम, एक इस दोनों का बायलैटरल सिस्टम, एक इस दोनों का बायलैटरल सिस्टम। तो टोटल पोटेंशियल एनर्जी की बात करेंगे, टोटल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम, तो ये हो जाएगा आपका माइनस जी M1 M2 बाय L प्लस माइनस ऑफ, देखो माइनस ऑफ जी M1 M3 बाय L प्लस माइनस ऑफ जी M2 M3 बाय L। ओके, सो इसको आप देखो, आप लिख सकते हो डायरेक्टली, माइनस जी बाय L कॉमन ले लेते हैं, ये M1 M2 एक पेयर, M2 M3 एक पेयर, M3 M1 एक पेयर। ओके, सो आप इसको आसानी से समझ सकते हो। इसको दूसरे तरीके से समझो, इसको दूसरे तरीके से समझो। चलो ठीक है, यही सिस्टम को हम मान लेते हैं कि ये पहले M1 है, पहले कुछ भी नहीं था, तो M1 को यहाँ पे लाके रखने में कोई भी ग्रेविटेशनल फील्ड नहीं था, तो M1 को लाके यहाँ पे रखने में, प्लेस करने में कोई वर्क नहीं करना पड़ेगा। ओके, चलो अब ये M1 आ गया तो इसके कारण यहाँ पे फील्ड होगा, इसके कारण फील्ड होगा, और इसके कारण यहाँ पे अगर आप देखोगे तो पोटेंशियल होगा V, इसको हम मान लेते हैं, इसको A, इसको B मान लेते हैं, इसको C मान लेते हैं। तो अब इसके कारण हो गया आपका पोटेंशियल माइनस जी M1 बाय L। अब इस पे अगर M2 आपने प्लेस किया, अब इस पे आपने M2 प्लेस किया, तो यहाँ पे जो इस दोनों सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा माइनस जी M1 M2 बाय L। ठीक है, समझ गए क्यों? क्योंकि इसमें जो पोटेंशियल एनर्जी होता है U इक्वल टू क्या होता है, VA इंटू M2 हो जाएगा। यहाँ पे VA है, इसको A बोला तो यहाँ पे B, VB B है, ये पॉइंट B है। सो VB इस पोजीशन पे, इस मास के कारण इस पोजीशन पे पोटेंशियल होगा। उसके बाद M2 को यहाँ पे लाके रखते हैं तो M2 में पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा इतना। अब क्या है, अब तीसरा पोजीशन है, तीसरा पोजीशन है C। सो VC की बात करेंगे तो अब ये C पर जो पोटेंशियल होगा सिर्फ M1 के कारण नहीं होगा, M2 के कारण भी होगा। ओके, सो C पर जो पोटेंशियल होगा वो M2 के कारण भी होगा, तो VC इक्वल टू हो जाएगा आपका माइनस जी M1 बाय L माइनस जी M2 बाय L। ओके, इसके कारण जो होगा पोटेंशियल एनर्जी माइनस जी M1 बाय L, और पोटेंशियल क्या होता है, स्केलर क्वांटिटी होता है, आप उसको डायरेक्टली ऐड कर सकते हो, तो उसमें वेक्टर का कुछ, एंगल का कुछ नहीं होता है। ओके, सिंपली 3 + 5 8 होता है, वैसे आप कर सकते हो यहाँ पे। सो इस पॉइंट पे आप देखेंगे तो 2 मास यहाँ पे आ गया, तो इसके कारण होगा पोटेंशियल माइनस जी M1 बाय L, और इसके कारण हो जाएगा माइनस जी M2 बाय L। यहां तक आप समझ गए। अब इस पे अगर M3 लाके प्लेस करेंगे तो ये यहाँ का पोटेंशियल एनर्जी मान लेते हैं, ये U2 की बात कर ले तो ये हो जाएगा M3 इंटू VC, और ये हो जाएगा इसका माइनस जी M1 M3 बाय L माइनस जी M2 M3 बाय L। सो टोटल पोटेंशियल एनर्जी की बात करेंगे, टोटल पोटेंशियल एनर्जी की बात करेंगे आप, टोटल पोटेंशियल एनर्जी की बात करेंगे तो ये हो जाएगा आपका U इक्वल टू U1 प्लस U2, तो ये हो जाएगा आपका माइनस जी M1 M2 बाय L माइनस जी M2 M3 बाय L माइनस जी M1 M3 बाय L। ओके, सो आप इसको समझ गए हो, होपफुली आप इसको समझ गए। दोनों मेथड से आपने समझ गया, सिस्टम बनाया तो जितने पैर है हर पैर को लेके जो पोटेंशियल एनर्जी होगा उसको लिख लो, या फिर दूसरे तरीके से सोचो कि पहले M1 आया तो पहले तो कुछ भी नहीं था, तो M1 को लाने में कोई वर्क नहीं करना पड़ेगा। अब M1 जब आ गया तो इसके पास में लाने के लिए किसी मास को लाएंगे तो हमें वर्क करना पड़ेगा,
तो कितना वर्क करना पड़ेगा, उसको हम पोटेंशियल के टर्म में लिखते हैं। तो यहाँ पे इसके मास m1 के कारण पोटेंशियल हो जाएगा माइनस जी एम वन बाई एल। अब इसका पोटेंशियल इस पॉइंट का माइनस जी एम वन बाई एल है, तो यहाँ पे m2 को अगर लाके प्लेस करेंगे तो हमें पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे इस दोनों का बन जाएगा माइनस जी एम वन एम टू बाई एल। अब क्या है, अब ये दोनों मास आ गया, तो तीसरे पोजीशन ये m3 का जो पोजीशन है उस पे पोटेंशियल देखेंगे तो इसके कारण भी होगा और इसके कारण भी होगा, माइनस जी एम वन बाई एल इसके कारण होगा, माइनस जी एम टू बाई एल इसके कारण होगा, तो नेट पोटेंशियल यहाँ पे ये होगा। अब इस पोजीशन पे m3 को लाएंगे तो पोटेंशियल एनर्जी या फिर वर्क कितना करना पड़ेगा, तो पोटेंशियल एनर्जी इनटू मास। ओके, पोटेंशियल एनर्जी इनटू मास, सो पोटेंशियल इनटू मास, पोटेंशियल इनटू मास, सो पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा मास जो है m3 और यहाँ का पोटेंशियल vc, सो vc है माइनस जी एम वन बाई एल माइनस जी एम टू बाई एल, इसमें m3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये और ये दोनों मिल जाएगा। नेट पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम, इनिशियली कितना काम करना पड़ा, इसको लाने में जीरो, इसको लाने में इतना काम करना पड़ा और इसको लाने में इतना काम करना पड़ा, तीनों को हमने ऐड कर दिया तो नेट पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम मिल गया। तो होप आप इसको अच्छे से समझ गए होंगे। अब इसमें कितने भी हो सकते हैं मास, आपको जस्ट पेयर ढूंढना है और कुछ नहीं करना है। ओके, सो इसको हम मिटा के और भी आगे मूव करते हैं। सो मान लो कि ये स्क्वायर है, स्क्वायर पे क्या है, m1 m2 m3 m4। ओके, सो अब इसमें कितने पेयर बनेंगे, m1 के साथ देखो यहाँ पे ये m1 है तो m1 के साथ m1 m2 m1 m3 m1 m4, तीन हो गए। अब m2 की बात करें तो इसके साथ हो ही रखा है m2 m3 m2 m4, दो, तीन दो पांच। फिर इसके इसकी बात करें तो इसका इसके साथ और इसके साथ हो ही गया है, सिर्फ इसके साथ एक होगा m3 m4, और अब इसका देखेंगे तो सबके साथ बन ही गया है। सो पोटेंशियल एनर्जी लिखोगे तो आप क्या लिखोगे, माइनस, अगर मान लो कि ये r है, ये भी r है, r स्क्वायर है, तो ये वाला जो डायगोनल हो जाएगा वो हो जाएगा √2r, और ये वाला डायगोनल जो हो जाएगा वो भी हो जाएगा √2r। सो माइनस, इसके साथ पैर बनाएंगे तो m1 m2 और सेपरेशन है r, ठीक है। इसके साथ अगर हम पैर बनाएंगे तो माइनस जी m1 m3, सेपरेशन है √2r। इसके साथ पैर बनाएंगे तो माइनस जी m1 m4, सेपरेशन है r, और इतना हो गया। फिर इसका वाला भी ऐड करोगे तो ये हो जाएगा माइनस जी m2 m3, सेपरेशन है r। उसके बाद इसका पैर देखेंगे तो माइनस जी m2 m4, सेपरेशन है √2r, और फिर इसका इसके साथ एक बच रहा है तो आप लिख देंगे जी m3 m4 बाय सेपरेशन r। ओके, इफ m1 इक्वल टू m2 इक्वल टू m3 इक्वल टू m4 है तो इक्वल टू m कह दे तो u इक्वल टू हो जाएगा आपका माइनस जी एम स्क्वायर बाय r, और ये हो जाएगा इसके लिए 1 और इसके लिए 1 बाय √2, और इसके लिए भी 1, इसके लिए भी 1, इसके लिए 1 बाय √2 और इसके लिए 1। ओके, सो 1 2 3 4 5 6 पैर थे तो आ गया। सो u इक्वल टू हो जाएगा माइनस जी एम स्क्वायर बाय r, और ये क्या हो गया बताओ, 1 2 3 4 प्लस 2 √2, इसको ही आप लिख सकते हो माइनस जी एम स्क्वायर बाय r 4 प्लस √2। ओके, आप इसको लिख सकते हो, √2 को भी बाहर ले लिए तो ये हो जाएगा 2 √2 प्लस 1। ओके, सो होपफुली आप सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी काउंट करना सीख गए हैं, सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी काउंट करना आप सीख गए हैं। होपफुली एक बार फिर से रिकैप कर देते हैं, जस्ट पेयर करना है, जनरल फॉर्मूला जी m1 m2 बाय r होगा,
तो मास को मल्टीप्लाई कर देना है जी के साथ ऊपर, और फिर सेपरेशन को नोटिस करके लिखना है। जहां पे आर है आर लिखेंगे, जहां पे √2r है वहां पे √2r लिखेंगे। इस दोनों के पैर के बीच √2r है, तो यहाँ पे आप इसका पैर बनाओगे तो √2r लिखोगे, इस दोनों का पैर बनाएंगे तो √2r लिखेंगे। ओके, सो ये बात हम ध्यान रखेंगे। चलिए, होपफुली हम उम्मीद करते हैं कि आप पोटेंशियल एनर्जी समझ गए हो। चलिए, इस पे क्वेश्चन और भी आता है, किस तरह के क्वेश्चन आएंगे, बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन होते हैं, हम करेंगे ऐसे क्वेश्चन। सो आपको एग्जांपल ही लेते हैं। ये क्या है, L है, L है, L है, और ये भी है M, इस पे भी M है, इस पे भी M है। फाइंड वर्क डन in increasing the separation between masses up to twice, मतलब क्या, या 2L दे देगा, फ्रॉम L to 2L, और ऐसा भी लिख देगा, और फ्रॉम L to 2L ऐसा लिख देगा। सो इस केस में क्या होगा, देखो सिंपली आप जानते हो कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड में, ग्रेविटेशनल फोर्स फील्ड में क्या होगा, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट क्या होता है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, दैट इज U फाइनल माइनस U इनिशियल। U इनिशियल की बात करेंगे तो U इनिशियल जो हो जाएगा माइनस GMM बाय L, माइनस GMM by L minus GMM by L, that is minus 3 GM square by L इनिशियली। अब जब ये सेपरेशन जो हो गया 2L हो जाएगा, सेपरेशन जो है 2L हो गया, सेपरेशन 2L हो गया, ये भी M, ये भी M, ये भी M, ये भी 2L, ये भी 2L, ये भी 2L। ओके, सो जब 2L हो गया तो U फाइनल जो हो जाएगा माइनस GMM बाय 2L, माइनस GMM बाय 2L, माइनस GMM बाय 2L, तो ये हो गया माइनस 3GM स्क्वायर बाय 2L। सो वर्क डन का कैलकुलेशन फटाफट आप कर सकते हो। वर्क डन इक्वल टू W इक्वल टू क्या होगा, U फाइनल माइनस U इनिशियल। U फाइनल है आपका माइनस 3/2 ml स्क्वायर, सॉरी GM स्क्वायर, GM स्क्वायर बाय L, और ये U इनिशियल है आपका माइनस 3 GM स्क्वायर बाय L। सो ये देखो, ये माइनस 3/2 और ये प्लस 3 हो जाएगा, इसका मतलब क्या हो जाएगा, प्लस 3/2 हो जाएगा GM स्क्वायर बाय L। सो इतना वर्क करना पड़ेगा इसको एक्सपेंड करने में। अगर इसको पूछेगा सिस्टम को तोड़ने में, सिस्टम को मतलब कि डिस्ट्रक्ट करने में कितनी एनर्जी चाहिए, तो इनिशियल सिस्टम में कितना पोटेंशियल एनर्जी है, इतना एनर्जी अगर हम सिस्टम को दे देंगे तो ये क्या हो जाएगा, डिस्ट्रक्ट हो जाएगा, मतलब सारे मासेस जो है इनफाइनाइट पे चले जाएंगे, सारे मासेस जो है एक दूसरे के ग्रेविटी से क्या हो जाएंगे, इंडिपेंडेंट हो जाएंगे, अनबाउंड हो जाएंगे। सो ग्रेविटेशनल में ग्रेविटेशन में जब हम सिस्टम की बात करते हैं तो उसका जो पोटेंशियल एनर्जी नेट होता है जनरली जो होगा निगेटिव होगा। निगेटिव पोटेंशियल एनर्जी करने का मतलब जो सिस्टम जो होता है बाउंडेड होता है, सिस्टम क्या होता है, बाउंडेड होता है। तो अगर इनिशियली मान लो कि इसको इनफाइनाइट करता सिस्टम को आपको डिस्ट्रक्ट करना है, बिल्कुल खत्म कर देना है, ओके, देन कितना एनर्जी आपको खर्च करना पड़ेगा, कितना वर्क डन करना पड़ेगा। तो डायरेक्टली इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी ये होगा, और फाइनल पोटेंशियल एनर्जी जब डिस्ट्रक्ट हो गया सिस्टम तो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी सिस्टम का 0 हो जाएगा। मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी 0 होता है, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी 0 हो जाएगा, देन वर्क डन की बात करेंगे तो 0 माइनस दिस वन, ये माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, दैट इज 3 टाइम्स GM स्क्वायर बाय L। सो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसको आप नोट करके रखेंगे। वर्क डन क्या होगा,
चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी कर लेंगे। ओके, वर्क डन, ये एक्सटर्नल वर्क डन की बात कर रहा है। चलिए, होपफुली आप इसको अच्छे से समझ गए होंगे। इस पे एक और क्वेश्चन हम लेते हैं। एक क्वेश्चन बहुत ही यूनिक क्वेश्चन आता है, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, उसको हम देख लेते हैं। इस क्वेश्चन में जैसे कि आपको बताया जाता है, कहता है डिस्टेंस बिटवीन टू स्टार्स इज 10a। ओके, डिस्टेंस बिटवीन टू स्टार्स इज 10a। ओके, चलिए ये क्वेश्चन हम देख लेते हैं। डिस्टेंस बिटवीन, ये बहुत प्यारा क्वेश्चन है, ऐसा आपके मॉड्यूल में टेस्ट पेपर में बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है ये। कहता है डिस्टेंस बिटवीन सेंटर्स ऑफ टू स्टार इज 10a। डिस्टेंस बिटवीन centers of two star is 10a. Okay, the masses of these star are capital M and 16 times capital M. Masses of these stars are capital M and 16 times capital M. Okay, and their radii are A and 2a, and their radii are A, R and A and 2a, respectively. The body is fired straight from surface of largest star towards the smaller star. Okay, respectively. A body is fired straight from larger star towards a smaller star. Okay, कहता है what should be its minimum initial speed? What should be its minimum initial speed? Okay, minimum initial speed to reach the surface of a smaller star. To reach the surface of a smaller star. बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, ये पूछा गया है आईआईटी जेईई में भी पूछा गया है ये क्वेश्चन। क्या है, दो स्टार है जिसका सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस 10a है। ओके, एक का मास कैपिटल M है, दूसरे का मास 16 टाइम्स कैपिटल M, and their radii are A and 2a respectively. A body is fired straight from larger star towards a smaller star. What should be its minimum initial speed to reach the surface of a smaller stars? Okay, एक बार इसको अच्छे से पढ़ लीजिए, फिर हम इस पे आगे चलते हैं। ओके, तो पॉज करके इसको अच्छे से पढ़ लीजिए। अब हम इसको मिटा देते हैं। क्या है, एक बड़ा स्टार है, इसका मास होगा 16m और रेडी जो होगा 2a। इसके सेंटर से सेंटर डिस्टेंस पे एक छोटा स्टार है, इसका मास है m और रेडी है a। दोनों का सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस है 10a।
ओके। अब एक बॉडी जो है, सपोज इसका मास m है, सपोज इसका मास जो है स्मॉल m है, इसको यहां से फायर किया जाता है v स्पीड से, मिनिमम v स्पीड, मिनिमम स्पीड v से स्ट्रेट टू अ स्मॉलर स्टार। तो कहता है कि ये जो है मिनिमम स्पीड क्या होना चाहिए ताकि ये यहां से यहां तक पहुंच जाए। अगर सिंपली हम पूछे एक स्टार के केस में, एक स्टार के केस में अगर आपसे पूछें कि कितना वर्क करना पड़ेगा, या फिर एक स्टार के केस में एक m है और इसको कितना स्पीड से फेंके ताकि ये यहां पे पहुंच जाए, तो आप इस केस में, एक स्टार के केस में डायरेक्टली क्या करोगे, वर्क जो होता है पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइडेड बाय मास, सॉरी पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पोजीशन इनटू मास कैलकुलेट करते हो आप। ओके, तो आप एक जनरल जो होता है थ्योरी कि आप यहां से यहां पे पोटेंशियल कैलकुलेट करो और फिर जो है उसको पोटेंशियल डिफरेंस हम कैलकुलेट कर लेंगे और फिर मास से मल्टीप्लाई कर दिया इसे m से, सो उससे वर्क डन मिल जाएगा और वर्क डन इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी कर सकते। लेकिन वो कंसेप्ट पे डायरेक्ट जाएंगे अगर जनरली जो होता है हमारा, ऐसा बहुत सारा प्रॉब्लम करोगे तो आप ये वाला अप्लाई कर दोगे तो वहां पे गलती हो जाएगा, वहां पे एक मिस्टेक हो जाएगा। ये पॉइंट को नोट करेंगे कि उस तरह से अगर हम करेंगे, इस पॉइंट का पोटेंशियल और इस पॉइंट का पोटेंशियल, दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस काउंट कर लिए और मास से मल्टीप्लाई कर दिए और उसको हाफ mv² से इक्वेट कर दिए, तो वो कंसेप्ट हमारा गलत हो जाएगा। ओके, सो इसमें जनरली क्या होता है कि जैसे यहां से मार्स जाना है, तुम्हें मार्स पे जाना है, तो सपोज कि हम अर्थ के ग्रेविटी को जैसे ही, मतलब कि जहां पे अर्थ का ग्रेविटी 0 हो गया और तुमको जस्ट मार्स के ग्रेविटी में लाके छोड़ दिया, जस्ट 0 वेलोसिटी भी, यहाँ पे अर्थ से आया और यहाँ पे मार्स की ग्रेविटी में पहुंचते पहुंचते तुम्हारा स्पीड 0 हो गया, पर तुम अर्थ के ग्रेविटी में से बाहर आ गए। अर्थ के ग्रेविटी में रहोगे तो फिर ऊपर ही जाओगे, मान लो ऊपर, जैसे मान लो जो भी ऊपर या साइड वाला। अगर अर्थ के ग्रेविटी में कितना भी मान लो कि जाते जाते ऊपर, जाते जाते जैसे इसको फेंका, ऊपर जाते जाते स्पीड इसका 0 हो गया, पर ये अर्थ की ग्रेविटी में ही रहा, तो ये वापस अर्थ पे ही आ जाएगा, वापस ये अर्थ पे ही आ जाएगा। लेकिन अर्थ की ग्रेविटी से जैसे ही क्रॉस करेगा तो ये वापस अर्थ पे नहीं आ पाएगा, जिसको हम एस्केप वेलोसिटी पढ़ेंगे आगे। सो हमें क्या करना पड़ेगा, जस्ट जो है मिनिमम स्पीड की बात किया है, तो क्या होगा कि जस्ट हम क्या करें, जैसे आपको यहां से मार्स जाना है, मार्स पे जाना है, तो आपको पहले क्या है, मार्स की ग्रेविटी में एंटर करने से पहले, जैसे अर्थ का ग्रेविटी है वैसे मार्स का भी ग्रेविटी होगा, तो मार्स की ग्रेविटी में एंटर करने से पहले आपको क्या है, अर्थ की ग्रेविटी को तो छोड़ना पड़ेगा ना, अर्थ की ग्रेविटी को छोड़ना पड़ेगा। अब अर्थ की ग्रेविटी देखोगे तो अर्थ की ग्रेविटी क्या होगा, इधर होगा। सपोज कि ये तुम्हारा बिगर मास का, बिगर स्टार का ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी है और ये स्मॉलर स्टार का ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी इधर, हमेशा ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी टुवर्ड्स मास होगा। ओके, सो इस केस में दोनों अपोजिट है। यहां पर देखेंगे तो नेट ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी इसके पास देखेंगे तो क्या होगा, इधर ही होगा नेट, इसका इफेक्ट नहीं होगा, और इसके पास चले जाएंगे तो इसका इफेक्ट होगा, इसका इफेक्ट नहीं दिखेगा हमें। ओके, सो इस केस में क्या होगा, कहीं मिडिल ऑफ द जो है पॉइंट, कहीं मिडिल ऑफ द पाथ, किसी पॉइंट पे ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी I जो होगा 0 होगा। सो यहाँ पे I इक्वल टू करेंगे तो I इक्वल टू क्या होगा, IB प्लस IS वेक्टर में देखेंगे। सो आप इसको कर सकते हो IB और मैग्नीट्यूड में लिखोगे तो IB माइनस IS कर सकते हो। ओके, सो यहाँ पर क्या होगा, I 0 हो जाएगा, मतलब कि IB शुड बी इक्वल टू IS। सो सपोज इस पॉइंट का पोजीशन जो है सेंटर से R है, और तो यहां से यहां तक क्या हो जाएगा, 10A माइनस R हो जाएगा, 10A माइनस R हो जाएगा। ओके, सो ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू बिगर मास की बात करेंगे तो माइनस G m, m की जगह 16m
डिवाइडेड बाय, ये आर स्क्वायर होता है माइनस जी एम बाय आर स्क्वायर होता है, तो ये आर स्क्वायर हो गया। और इसकी बात करेंगे तो इसकी वजह से जो होगा माइनस जी, इसका मास है कैपिटल एम, डिवाइडेड बाय 10 माइनस ए, 10 ए माइनस आर का होल स्क्वायर। सो यहां से एक टर्म हमें मिलेगा क्या, यहां से एक टर्म मिलेगा क्या, ये देखो 16 इंटू 10 ए माइनस आर का स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। सो अब इसका स्क्वायर रूट ले लें तो 4 इंटू 10 ए माइनस आर इक्वल टू हो गया आर, इसका मतलब 40 ए माइनस 4 ए इक्वल टू आर, इसका मतलब 5 आर इक्वल टू 40 ए, इसका मतलब आर इक्वल टू हो गया आपका, आर इक्वल टू हो गया हमारा क्या, ये हो गया आपका 8 ए। चलो ठीक है भाई। अब क्या है, हमें जस्ट क्या करना है, इसको इतना वेलोसिटी दे कि ये यहां से यहां तक पहुंच गया, तो जैसे ही ये इसको क्रॉस करेगा, ये क्या है, अगर इसके पास वेलोसिटी नहीं भी होगा तो ये इसके ग्रेविटी में आ जाएगा, और इसके ग्रेविटी में आने के कारण ये इसको खींच लेगा। सो यहां पर क्या होगा, v जो है मान लेते हैं 0 है, यहां से यहां तक हमें पहुंचाना है बस। सो यहां से यहां तक ही पहुंचाना है। सो यहां से यहां तक पहुंचानेंगे तो यहाँ पे मान लेते हैं कि यहाँ पहुंचते पहुंचते जो इसका स्पीड है v जो हो जाता है 0, जस्ट हम इसको क्रॉस करा देते हैं, बिगर मास के ग्रेविटी को हम क्या करते हैं, क्रॉस करा देते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, वेलोसिटी पूछ रहा है तो हम कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी प्रिंसिपल का यूज करेंगे, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी प्रिंसिपल का यूज करेंगे। ओके, सो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी प्रिंसिपल, यहाँ पे टोटल एनर्जी कितना होगा इसका देखते हैं। सो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी प्रिंसिपल यूज करेंगे, मान लो इस पॉइंट को बोलते हैं आपका पॉइंट 1 और इसको 2, तो E1 इक्वल टू E2। देखो अब यहाँ पे इसका जो टोटल एनर्जी होगा, तो देखो ये मास जो है स्मॉल मास, इसके साथ भी एक सिस्टम बनाएगा और इसके साथ भी एक सिस्टम बनाएगा। सो इसमें पोटेंशियल एनर्जी जो होगा यहाँ पे, ये क्या होगा, ये इसके सरफेस पे है, ये इसके सरफेस पे है, तो G मास 16 m माइनस दे देंगे, और ये जो है इसका रेडियस 2a, ये हो गया इस मास के कारण इसमें पोटेंशियल एनर्जी। अब जो है इसका भी कुछ इफेक्ट यहां पर है। ओके, सो उसके इस मास के कारण इसका पोटेंशियल एनर्जी देखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, माइनस जी, इसका मास है कैपिटल एम, और इसका मास जो है स्मॉल एम, और इसके सेंटर से ये डिस्टेंस जो देखेंगे यहां से यहां तक क्या है आपका 10a, तो 10a में से 2a घटा देंगे तो ये हो जाएगा 8a। सो यहाँ पे इसके कारण पोटेंशियल एनर्जी। अब जो है इसके पास यहाँ पे वेलोसिटी दिया जाता है, तो काइनेटिक एनर्जी होगा हाफ mv², और फिर ये पहुंच जाता है आपको यहाँ पर, जब पहुंचेगा तो इसका देखो, इसका वेलोसिटी हम 0, यहाँ पे v मिनिमम देना है आपको, सो इसीलिए यहाँ पे वेलोसिटी 0 एज्यूम करना है। मिनिमम वही हुआ ना कि जस्ट हम इसके ग्रेविटी को क्रॉस करा दिए तो ये बाकी अपना काम कर लेगा। ओके, सो यहाँ तक हम मान लेते हैं, यहाँ पे मिनिमम वेलोसिटी देने के लिए हम मान लेते हैं कि पहुंचते पहुंचते जस्ट जैसे ही क्रॉस करता है उसका वेलोसिटी 0 हो जाता है। सो इसका काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे 0 हो जाएगा। सो काइनेटिक एनर्जी E2 की बात करेंगे तो 0, ओके 0, और यहाँ पे जब आ जाएगा तो इस दोनों के कारण पोटेंशियल एनर्जी की, इसके कारण पोटेंशियल एनर्जी जो होगा आपका माइनस G16m, और ये डिस्टेंस जो होगा यहाँ से यहाँ तक कितना है, यहाँ से यहाँ तक R का वैल्यू जो आया है 8a और इंटू m, और इसकी वजह से देखेंगे तो ये जो हो जाएगा 8a है, तो यहां से यहां तक कितना हो गया, यहां से यहां तक 8a है, तो यहां से यहां तक 2a ही तो बचेगा। सो माइनस G कैपिटल M बाय 2a potential due to this mass at here
एंड इनटू मास ऑफ m। सो देखो भाई, अब ये हमें इक्वेशन मिल गया और इसको हम सॉल्व कर लेंगे तो हमें v का वैल्यू जो है मिल जाएगा। सो ये बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन था। उसमें क्या करना पड़ता है, मिडिल ऑफ पाथ कहीं पे ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी जीरो होता है, उस पोजीशन को हमें फाइंड आउट करना है। लॉजिक क्या है कि हम अगर मान लो कि एक स्टार के ग्रेविटी से जैसे ही छूटेगा दूसरे की ग्रेविटी में इन कर जाएगा, जब दूसरे की ग्रेविटी में इन कर जाएगा तो वो अपनी तरफ खींच ही लेगा, वो अपना काम ये खुद ब खुद इसको बुला लेगा। ओके, सो वो अपना काम कर लेगा खुद। तो यहां तक हमें मिनिमम वेलोसिटी की बात करना है, तो मिनिमम वेलोसिटी के लिए हमें क्या करना है, इस मास को जस्ट यहां तक पहुंचाना है, यहां तक नहीं पहुंचाना है। ओके, सो कहां पर पहले देख लेते हैं, कहां तक पहुंचाना है, जहां पे इंटेंसिटी जीरो होगा। सो इधर से डिस्टेंस काउंट कर लो, चाहे इधर से कर लो, इधर से r मानते थे, इधर से 10 - r, फिर वही ये इंटरचेंज हो जाता, तो फिर यहाँ से 2r का वैल्यू आ जाता। सो यहाँ से इधर से किया तो r का वैल्यू 8a हो गया, और यहाँ पे कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी प्रिंसिपल का यूज करेंगे, ये हमें मिल जाएगा। और नेट हम वी मीन की बात करेंगे, इसको एक बार खुद से आप लोग नोट कर लोगे, ऐसे क्वेश्चन होंगे मॉड्यूल में भी। सो यहाँ पे देखो ये हो गया, हाँ 16, ये 8 है, और सब में 8 की बात कर लेते हैं। चलो इसको भी हम 8a मान लेते हैं, तो इसको 4 टाइम से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा m कैंसिल कर लेते हैं, सबको हम कैंसिल कर, g सब में है, इसको इधर ले आते हो कि नहीं, हाँ m स्मॉल m कैंसिल कर लेते हैं, कैपिटल M बचेगा। सो ये हो जाएगा 8a की बात कर लें, सो हाफ mv² की बात कर लेते हैं, डायरेक्ट हम लिख रहे हैं इसको, उसको सॉल्व करो तो ये दोनों टर्म को इधर ले जाएंगे, तो ये हो जाएगा आपका प्लस में, और ये भी प्लस में। सो gmm/8a प्लस माइनस gmm/2a, सबका सीधा हम ले लेते हैं 8a लेंगे तो ये प्लस में आएगा, तो ये हो जाएगा आपका 64 gm, ठीक है, और उसके बदले gm आएगा, और इसके बदले क्या हो जाएगा -16 gm, और इसके बदले क्या हो जाएगा -4 gm। तो ये हो जाएगा हमारा अप्रोक्सीमेटली, अगर हम देखेंगे तो ये 65 हो गया, और ये हो जाएगा आपका 20, तो 65 में से 20 चला गया, ये हो गया 45 gm/8a, और ये m तो खत्म कर दिए थे, हाफ v², तो v²/2। सो ये हो जाएगा, इसकी बात कर लें तो ये हो गया 4a, चलिए ये हो गया आपका 4a हो जाएगा, तो v² इक्वल टू हो जाएगा √45 gm/4a। देखो ये 9 × 5 लिख सकते हैं, और ये 2 होगा, तो ये हो जाएगा 3/2 √5 gm/a। सो ये वैल्यू हो जाएगा। होपफुली आप इसको अच्छे से समझ गए होंगे। एक बार फिर से रिकैप कर लेंगे किस तरह से मैंने किया, बताया है आपको। सो ऐसे बहुत अच्छा क्वेश्चन था, ये आपके मॉड्यूल में होता और आपसे मिस होता ही होता। ओके, सो बाकी चीजें तो हम कर ही सकते हैं। चलिए, अब जैसे कहता है बॉडीज रिलीज्ड एट ए डिस्टेंस फार अवे फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ, कैलकुलेट अ स्पीड व्हेन इट इज नियर द सरफेस ऑफ अर्थ, गिव g इक्वल टू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, रेडियस ऑफ अर्थ इज गिवन है। ओके, सो इस केस में देखो फार अवे से आता है, बॉडी इज रिलीज्ड एट ए डिस्टेंस फार अवे फ्रॉम सरफेस ऑफ अर्थ। ओके, सो कहता है जब सरफेस ऑफ अर्थ पे आता है तो उसका स्पीड क्या होगा। क्वेश्चन है ए बॉडी इज रिलीज्ड
from far away from earth, what is the speed of body when body reaches या arrives at surface of earth। सपोज ये अर्थ है और यहां से बहुत दूर से ये जो है बॉडी को, जिसका मास m है, यहां पे स्पीड जो है 0 है और r की वैल्यू, फार अवे की बात कर रहा है तो r का वैल्यू इंफिनिटी हो जाएगा। सो इधर से जो है जस्ट इस तरफ छोड़ दिया गया, रिलीज कर दिया गया, तो इनिशियल वेलोसिटी हम 0 ही मान लेते हैं। सो यहाँ पे देखेंगे तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, 0, और इसके कारण जो पोटेंशियल होगा वो 0 होगा, तो पोटेंशियल एनर्जी भी इसका क्या होगा, 0। अब ये सरफेस पे आएगा, तो सरफेस पे आएगा तो सपोज v वेलोसिटी है, तो काइनेटिक एनर्जी जो हो जाएगा, ये जस्ट सरफेस पे आ रहा है तो इसके पास v वेलोसिटी हो गया, तो ये क्या हो गया, जस्ट सरफेस पे आ रहा है तो v वेलोसिटी हो गया, तो काइनेटिक एनर्जी हाफ mv² हो गया। एंड पोटेंशियल एनर्जी की बात करेंगे तो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा, -gm m/r। एंड इट इज गिवन दैट g का वैल्यू जो आपको लेना है, g का वैल्यू जो लेना है आपको 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और r का वैल्यू जो है आपका 6.5 इंटू 6.37 इंटू 10⁶ मीटर, 37 इंटू 10⁶ मीटर। ओके, ठीक है। सो अब क्या होगा, ऑब्वियसली कंजर्वेटिव ग्रेविटेशन में इसका मोशन हो रहा है, तो आप क्या है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी प्रिंसिपल यूज कर सकते हो। किसी भी पोजीशन पे टोटल एनर्जी क्या होगा, कांस्टेंट होगा। टोटल एनर्जी करने का मतलब ये है, अगर आपका पोजीशन 1 और ये है पोजीशन सरफेस पे 2, तो आप लिखोगे E1 इक्वल टू E2। E1 का वैल्यू क्या होगा, E1 इक्वल टू E2 लिखेंगे, दैट इज K1 प्लस U1 इक्वल टू K2, K2 प्लस U2 लिखोगे, इसका मतलब K0 U0, K2 इक्वल टू हाफ mv², एंड U2 की बात करेंगे तो -gm/r। जब सरफेस पे पहुंच जाएगा तो सरफेस पे पोटेंशियल होता है -gm/r, पोटेंशियल इंटू मास पोटेंशियल एनर्जी -gmm/r, या फिर सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस क्या हो जाएगा, रेडियस ऑफ अर्थ के इक्वल हो जाएगा, रेडियस ऑफ अर्थ के इक्वल हो जाएगा। ओके, सो इस केस में ये हो गया आपका हाफ mv² इक्वल टू हो गया आपका gmm/r। सो ये आपका mm कैंसल, सो v इक्वल टू √2gm/r। आप इसको ही लिख सकते हो 2gm/r² इंटू r। सो आप इसको लिख सकते हो v इक्वल टू √2gr, और v का वैल्यू आएगा अप्रोक्सीमेटली 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड, 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड आ जाएगा। ओके, सो ये क्वेश्चन समझ गए होंगे, मतलब कि बहुत ही दूर से अगर आपने रिलीज किया और तो अर्थ के सरफेस पे आ गया। इसके जस्ट रिवर्स में हम बात करेंगे, वो होता है एस्केप वेलोसिटी। ओके, सो ये क्वेश्चन एस्केप वेलोसिटी से भी रिलेटेड कर सकते हो, एंड पोटेंशियल एनर्जी, एनर्जी कंजर्वेशन पे बेस्ड क्वेश्चन था। ठीक है, सो होपफुली बच्चे आप यहां तक समझ रखे होंगे। चलिए आगे प्रोसीड करते हैं, इसमें एस्केप वेलोसिटी जो एक है हमारा, उसको हम पता कर लेते हैं।
escape escape velocity. एस्केप करना मतलब क्या हुआ, भाग जाना, डिसअपियर हो जाना। ओके, सो एस्केप का हिंदी में मतलब होता है वही भाग जाना, डिसअपियर हो जाना मतलब कि घर बार या शहर छोड़ देना, देश छोड़ देना, ऐसा करना। ओके, सोसाइटी को छोड़ देना। सो एस्केप वेलोसिटी की बात कर रहे हैं तो किसी प्लैनेट के लिए या अर्थ के केस में क्या करेंगे, या स्टार के केस में मिनिमम वेलोसिटी, ये क्या होता है, मिनिमम वेलोसिटी व्हिच minimum velocity which is required for a body to get out of the gravity of that given body. Okay, that given body नहीं कहेंगे तो आप इसको कर सकते हो। ये क्या होता है, minimum velocity, it is minimum speed, escape speed की बात करेंगे, if which is given to a body on the surface of a planet or star. Okay, if which is given, it is minimum speed if which is given to a body on surface of planet or a star, then body will leave the gravity of the planet or a star and never returns to planet और स्टार। ओके, सो क्या है कि इसमें इस केस में जो है मान लेते हैं यहां पर कुछ वेलोसिटी दे दी है, तो ये जो है अर्थ के ग्रेविटी को क्या किया, एस्केप कर जाएगा, पार कर जाएगा और फिर अर्थ पे कभी नहीं आएगा। ओके, सो एक मिनिमम स्पीड से किसी ऑब्जेक्ट को फेंक दें। ओके, कम से कम मिनिमम स्पीड से, सफिशिएंट स्पीड से, ताकि वो फिर से वापस यहाँ पे आए ही नहीं। इससे यहाँ से फेंका कि वापस ये यहाँ से आए नहीं, अर्थ की ग्रेविटी से बहुत दूर, मतलब कि अर्थ की ग्रेविटी को पार कर जाए। ओके, सो उसको हम क्या बोलते हैं, एस्केप वेलोसिटी। इट इज मिनिमम स्पीड विथ which या if which is given to a body on a surface of planet, प्लैनेट किसी जगह अर्थ भी लिख सकते हो। सो यहाँ पर देखो ये क्या है, आप डेफिनेशन समझ गए, इसका डेफिनेशन समझ गए तो सपोज ये अर्थ है हमारा और इस अर्थ से हम इस सरफेस से हम इधर फेंक देते हैं इस साइड के स्पेस में। सो ये यहाँ पे मान लेते हैं कि ये यहाँ पे ग्रेविटी है, ये जो है ग्रेविटी है, R इक्वल टू इंफिनिटी हो जाएगा, R इक्वल टू इंफिनिटी। R इक्वल टू इंफिनिटी पे जाके क्या होगा, अर्थ का ग्रेविटी या प्लेनेट का ग्रेविटी जो है क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। सो इसको जस्ट क्रॉस किया और यहाँ पे जो है V जो हो गया जीरो हो गया। यहाँ पे U इक्वल टू हम बात कर लेते हैं V मिनिमम। ओके, सो इसका मास सपोज m है और इसका मास जो है कैपिटल M है और इसका जो रेडियस है कैपिटल R है। सो अगेन क्या होगा,
ग्रेविटी की बात कर रहे हैं तो ग्रेविटी में पोजीशन चेंज कर रहा है बॉडी। जस्ट जो है मिनिमम स्पीड के लिए बात कर रहा है, तो मिनिमम स्पीड के लिए हम मानते हैं कि जस्ट जो है हमें बस इसके ग्रेविटी को, प्लेनेट के ग्रेविटी को जस्ट क्रॉस करा देना है, जीरो वेलोसिटी से ही क्रॉस करे विदाउट काइनेटिक एनर्जी। ओके, सो V2V मिनिमम इसको हम VE से डिनोट करते हैं, इसके वेलोसिटी को VE से। V2V मिनिमम सपोज मिनिमम कंसीडर बॉडी क्रॉसेस ग्रेविटी विदाउट काइनेटिक एनर्जी। विदाउट काइनेटिक एनर्जी कहने का मतलब फाइनल वेलोसिटी इसका जैसे ही इसको क्रॉस करेगा फाइनल वेलोसिटी जीरो हो जाए। अब क्या होगा, एनर्जी एट सरफेस एंड एनर्जी एट इंफिनिटी। एनर्जी एट सरफेस एंड एनर्जी एट इंफिनिटी की बात करेंगे तो एनर्जी एट सरफेस देखेंगे तो इसके आपने क्या दिया, इसको वेलोसिटी दिया, तो काइनेटिक एनर्जी होगा हाफ V स्क्वायर VE स्क्वायर। और इसके पास क्या होगा, अर्थ के सरफेस पे है तो पोटेंशियल एनर्जी होगा माइनस GM/r। और यहां पर जब ये r पे आ जाएगा तो अर्थ के ग्रेविटी में ही नहीं है तो अर्थ के कारण कोई पोटेंशियल नहीं होगा, तो अर्थ के साथ इसका कोई पोटेंशियल एनर्जी नहीं होगा। और काइनेटिक एनर्जी अगर मान लो जस्ट क्रॉस किया है, काइनेटिक एनर्जी जो है जीरो है, तो काइनेटिक एनर्जी भी जीरो, पोटेंशियल एनर्जी भी जीरो। इसका मतलब ये हो गया हाफ mve स्क्वायर इक्वल टू माइनस ये माइनस GMMR इधर आएगा तो प्लस GMMR हो जाएगा। स्मॉल m कैंसल आउट तो v इक्वल टू हो गया GM/r और ये वाला 2v इधर आएगा तो 2GM/r। सो याद रखेंगे VE इक्वल टू होता है √2GM/r। सो ये क्या हो गया, VE क्या हो गया, आप 5 टन का ट्रक को फेंको, चाहे इस चौक को फेंको या फिर मान लो कि 200 टन के सैटेलाइट को फेंको। ओके, सो सबको क्या करना पड़ेगा, इसी स्पीड से फेंकना पड़ेगा। ओके, देखो ये बॉडी जिसको फेंका जाता है उसके मास स्मॉल m से क्या है, फाइनल एक्सप्रेशन इंडिपेंडेंट है, तो VE इज इंडिपेंडेंट ऑफ मास ऑफ बॉडी टू बी थ्रोन। ओके, जिस मास को फेंका जाना है उसके मास से इंडिपेंडेंट होगा। इसको ही आप क्या लिख सकते हो, ये देखो 2GM/r स्क्वायर लिख सकते हैं। एक r नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, एक r ऊपर भी, एक r ऊपर भी। ओके, सो ये हो गया हमारा क्या, GM/r स्क्वायर, तो ये होता है आपका स्मॉल g ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन नियर सरफेस ऑफ अर्थ इनटू कैपिटल R। सो VE का दो फॉर्मूला याद रखेंगे इस तरह से, एक 2GM, ये m जो है क्या है, मास ऑफ प्लैनेट और स्टार, और r क्या होता है, रेडियस ऑफ प्लैनेट और स्टार, और VE क्या हो जाएगा √2GR। फॉर अर्थ की बात करेंगे तो VE का वैल्यू जो आता है 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड, 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। डायरेक्ट वो वैल्यू याद रखेंगे, डायरेक्ट पूछा जाता है वो वैल्यू। ओके, सो आप उसको डायरेक्ट ही याद रखेंगे, डायरेक्ट पूछा जाता है, इसको आप याद रखोगे। चलिए, सो उम्मीद करते हैं आप ये एस्केप वेलोसिटी का डेरिवेशन समझ गए हो आप लोग। एक बार फिर से वीडियो को रिकैप कर लेंगे, अगर कोई कंफ्यूजन है तो, और उसके बाद भी है तो आप हमें क्वेश्चन रेज करेंगे। चलिए, थैंक यू। तो यहाँ तक आप सीख लिए।
अब इसमें एक काइनेटिक एनर्जी एनर्जी का डायग्राम होता है सैटेलाइट के केस में बात करेंगे तो। सो अगेन आते हैं सैटेलाइट। सैटेलाइट के केस में जो होता है आपने बताया था ऑर्बिटल स्पीड जो होता है, आपने देखा होगा ऑर्बिटल स्पीड vo जो होता है वो क्या होता है gm/r होता है। आप इसको ही लिखते हो gm/r कैपिटल R प्लस h। कैपिटल R क्या होगा रेडियस ऑफ अर्थ एंड h क्या होगा हाइट ऑफ सैटेलाइट एबव सरफेस ऑफ अर्थ। ओके, इफ ऑर्बिटल स्पीड की बात करे थे हमने नियर सरफेस ऑफ अर्थ, देन इस केस में क्या होता है h जो होता है बहुत बहुत छोटा होता है r से, तो h प्लस आर इक्वल टू क्या हो जाएगा r हो जाएगा। इसका मतलब स्मॉल r जो होता है कैपिटल R के इक्वल हो जाता है। सो ये जो हो जाता है आपका vo की बात करेंगे तो ये याद रखेंगे gm/r और इसको आप क्या लिखते हो gr। ये होता है इसका वैल्यू 7.9 किलोमीटर अप्रोक्सीमेटली 8 याद रखेंगे। 7.9 कहीं कहीं पर 8.2 भी लिखा हुआ होगा और कहीं कहीं पे 8.2 किलोमीटर पर सेकेंड ऐसा भी लिखा हुआ होगा। सो बेसिकली 7.9 किलोमीटर पर सेकेंड होता है। यहीं पे एक एक्सप्रेशन देखोगे तो वी इक्वल टू क्या हो जाएगा √2 टाइम्स ऑफ vo। ve क्या है एस्केप वेलोसिटी और vo क्या है आपका ऑर्बिटल स्पीड ऑफ सैटेलाइट नियर सरफेस ऑफ अर्थ। याद रखेंगे ये वाला कंडीशन और ये है आपका जनरल कंडीशन, ठीक है। सो इसको आप याद रखेंगे, बहुत सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आपको दिखने को मिलेगा। सो इसका वैल्यू भी याद रखेंगे ऑर्बिटल स्पीड नियर सरफेस ऑफ अर्थ, एस्केप वेलोसिटी एट सरफेस ऑफ अर्थ एंड एस्केप वेलोसिटी एंड ऑर्बिटल स्पीड नियर सरफेस ऑफ अर्थ में क्या रिलेशनशिप होता है। ओके, अगेन देखो यहां पर एक और टर्म हम कैलकुलेट कर सकते हैं, टाइम पीरियड ऑफ सैटेलाइट की बात कर लेते हैं। टाइम पीरियड ऑफ सैटेलाइट सो ये सपोज हमारा अर्थ है और ये जो है सैटेलाइट है, ये अर्थ है। सो इसका रेडियस जो है r है और इसका स्पीड जो होता है vo होता है। तो टाइम पीरियड t इक्वल टू क्या होगा सरकमफेरेंस बाय ऑर्बिटल स्पीड। सरकमफेरेंस होता है 2 पाई r एंड ऑर्बिटल स्पीड होता है आपका gm/r। ऑर्बिटल स्पीड होता है gm/r। सो t इक्वल टू आप देख सकते हो 2 पाई r √r/gm लिख सकते हैं। इसको ही आप जो है t की बात करेंगे तो 2 पाई, ये r अंदर आ गया तो आप ऐसा भी लिख सकते हैं r/gm। यहां से आप देख सकते हो क्या होगा t², ये बाकी सब कांस्टेंट है, t² इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r³। ये भी आप ध्यान में रखेंगे जो कि कैपलर्स लॉ होता है। ओके, सो t² इज क्या होता है r³, ये कैपलर्स लॉ इसमें भी एप्लीकेबल होगा सैटेलाइट के केस में भी, नॉट जस्ट इन केस ऑफ प्लेनेट एंड सन। ओके, सो कैपलर्स लॉ ये देखो t² इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r³ हो गया। दूसरा इसका ही फॉर्मेट देखेंगे तो और भी कुछ हो सकता है इसका फॉर्मेट,
if satellite near, इसमें ही और भी देख सकते हैं, नियर सरफेस ऑफ अर्थ वाला कंडीशन बाद में यूज कर सकते हैं। हाँ, इसको हम मिटा देते हैं, इसको हम मिटा देते हैं। आपने लिखा क्या, t इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट आर क्यूब बाय जी एम। ओके, चलिए इसको t इक्वल टू आप लिख सकते हो 2 पाई, ये हो जाएगा आपका r प्लस, इसको आप ऐसा भी लिख सकते हो r अंडर रूट r बाय जी एम, ऐसा भी लिखा था हमने। सो t इक्वल टू आप लिख सकते हो 2 पाई, इसकी बात करें हम, सो ये हो जाएगा आपका, चलो ठीक है, इसकी बात कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा आपका क्या, r को हम कैपिटल R प्लस एच लिख लेते हैं, होता है, और इसको भी आप कैपिटल R प्लस एच लिख दो, ठीक है जी, और इसको GM कर दो। सो इसमें और क्या कर सकते हैं हम, मैनिपुलेशन, 2 पाई, अगर देखो यहाँ पे तो ये हो गया आपका R प्लस एच का क्यूब, और ये हो गया GM, और इसको ही आप और भी मैनिपुलेट कर सकते हो, या फिर इसको ही यहीं पे लिख सकते हो, t इक्वल टू 2 पाई और r स्क्वायर बाय GM, और ये हो जाएगा r प्लस r, हाँ ठीक है। सो इसको ही आप इसको और भी लिख सकते हो, इस टर्म में भी लिख सकते हो, 2 पाई। अब इसको हम क्या करें, इसको क्या करें, चलो इससे हम क्या करें, r स्क्वायर ले लें, r स्क्वायर ले लें, ठीक है। सो r क्यूब ले लेते हैं, और ये 1 प्लस एच बाय r क्यूब डिवाइडेड बाय GM। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं। देखो r इक्वल टू क्या होता है, r प्लस एच होता है, आपको पता है। सो इसमें देखो इसको ही हम क्या लिख सकते हैं, और भी 2 पाई अंडर रूट r स्क्वायर बाय GM, और ये r प्लस एच, सॉरी 1 प्लस एच बाय एक r इधर लगा देते हैं, एक r इधर लगा देते हैं, और 1 प्लस एच बाय r का 3। चलो आप इसको ऐसा भी लिख सकते हो। अब आपको पता है क्या, GM बाय आर स्क्वायर जो होता है वो होता है G, तो इसका मतलब ये हुआ कि r स्क्वायर बाय GM जो हो जाएगा 1 बाय G हो जाएगा। सो इसका मतलब t को आप ऐसा भी लिख सकते हो 2 पाई r स्क्वायर बाय GM, r एक बच गया और एक G हो गया, और ये 1 प्लस एच बाय r का 3। सो इसको आप ऐसा लिख सकते हो, t को 2 पाई अंडर रूट r बाय G, और ये हो जाएगा 1 प्लस एच बाय r का पावर 3/2, ऐसा भी हम लिख सकते हैं। नियर सरफेस, इफ सैटेलाइट नियर सरफेस ऑफ अर्थ है, इफ नियर सरफेस ऑफ अर्थ है, देन t इक्वल टू डायरेक्टली आप लिख सकते हो 2 पाई, r का वैल्यू क्या हो जाता है, r का वैल्यू कैपिटल R हो सकता है, तो ये हो गया आपका r क्यूब बाय GM, आप डायरेक्टली लिख सकते हो 2 पाई अंडर रूट r बाय G, t पाई अंडर रूट r बाय G।
सो शायद उसका वैल्यू आता है आपका 82 मिनट या 83 मिनट, इस तरह से करके। ओके, सो ये देखो, एक ये भी आप याद रखोगे, और इसको भी आप याद रखोगे। सो होपफुली आप समझ गए होंगे। टाइम पीरियड ऑफ सैटेलाइट क्या है? सरकमफेरेंस बाय ऑर्बिटल स्पीड। ऑर्बिटल स्पीड का जनरल वैल्यू होता था √gm/r, √gm/ स्मॉल आर जनरली होता है कैपिटल R प्लस एच होता है, कैपिटल R प्लस ये होता है कैपिटल R, और ये जो है अगर मान लीजिए ये सेपरेशन H है तो ये हो जाता है R इक्वल टू कैपिटल R प्लस एच। सो ये आप समझ गए। होपफुली इसको एक बार रिकैप कर लोगे वीडियो को, और फिर से इसको अच्छे से नोट कर लेंगे, एक बार प्रैक्टिस कर लेंगे खुद से लिख के सब कुछ, तो याद रहेगा, नहीं तो फिर भूल जाओगे जल्दी से। सो ये हो गया। नाउ हम बात करते हैं एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल, एनर्जी ऑफ सैटेलाइट। सो बच्चों हम इसको देखेंगे तो एनर्जी इन सैटेलाइट की बात करेंगे तो सैटेलाइट में कितना एनर्जी होता है उसकी बातचीत करेंगे। ओके, सो सैटेलाइट की बात करेंगे तो ये सपोज अर्थ है और ये हमारा सैटेलाइट इस ऑर्बिट में है। सो सैटेलाइट है ये और ये अर्थ है, और ये सपोज इस तरह से ऑर्बिटल स्पीड है। तो सैटेलाइट के पास स्पीड भी होता है और सैटेलाइट जो है अर्थ के ग्रेविटी में है। तो सैटेलाइट के पास स्पीड है तो स्पीड के कारण काइनेटिक एनर्जी होगा, और अर्थ की ग्रेविटी में है तो अर्थ की ग्रेविटी के कारण इसमें पोटेंशियल एनर्जी होगा। सो काइनेटिक एनर्जी ऑफ सैटेलाइट की बात करेंगे तो काइनेटिक एनर्जी जो हो जाएगा ऑफ सैटेलाइट तो ये हो जाता है आपका K इक्वल टू हाफ mvo ऑर्बिटल स्पीड का स्क्वायर। सो हाफ m और ऑर्बिटल स्पीड क्या होता है √gm/r। सो ये हो जाएगा gm/r। सो ये हो गया आपका gmm/2r। ओके, सो काइनेटिक एनर्जी की बात करेंगे तो काइनेटिक एनर्जी तो हो गया K इक्वल टू gmm/2r। एंड पोटेंशियल एनर्जी की बात करेंगे तो पोटेंशियल एनर्जी जो होगा पोटेंशियल एनर्जी U की बात करेंगे तो ये हो जाएगा आपका
पोटेंशियल होगा माइनस जी एम एम बाय जो सेंटर टू सेंटर सेपरेशन होता है आर। सो पोटेंशियल एनर्जी निगेटिव है और काइनेटिक एनर्जी पॉजिटिव। काइनेटिक एनर्जी कभी भी निगेटिव नहीं होता है। सो टोटल एनर्जी की बात करेंगे तो टोटल एनर्जी E की बात करेंगे तो ये हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी K प्लस पोटेंशियल एनर्जी U। सो ये हो गया जी एम एम बाय आर माइनस जी एम एम, सॉरी 2r है, माइनस जी एम एम बाय आर। तो ये देखो ये 1 है और ये क्या है, हाफ है, तो ये हो जाएगा आपका माइनस हाफ जी एम एम बाय आर। सो टोटल एनर्जी जो हो जाएगा K इक्वल टू हो गया आपका जी एम एम बाय 2r, पोटेंशियल एनर्जी जी एम एम बाय आर बट निगेटिव, एंड टोटल एनर्जी क्या हो गया निगेटिव जी एम एम बाय 2r। किसी का टोटल एनर्जी निगेटिव होने का मतलब वो क्या होता है, बाउंडेड है, मतलब कि टोटल एनर्जी ऑफ सैटेलाइट क्या है, निगेटिव है। इसका मतलब जो है सैटेलाइट इज बाउंडेड टू प्लैनेट। ओके, सो ये याद रखेंगे, टोटल एनर्जी निगेटिव इट मीन सैटेलाइट इज बाउंडेड टू प्लैनेट। टोटल एनर्जी of body is negative, then it means body is in bounded state। total energy bounded state। ओके, सो क्या होगा, जैसे कि एटॉम में इलेक्ट्रॉन का भी टोटल एनर्जी निगेटिव होता है। इलेक्ट्रॉन क्या होता है, न्यूक्लियस से बाउंडेड होता है, न्यूक्लियस से बाउंडेड होता है। वैसे ही सैटेलाइट इज बाउंडेड टू प्लैनेट। सो सैटेलाइट इज बाउंडेड टू प्लैनेट। सैटेलाइट इज बॉन्डेड टू प्लैनेट, याद रखेंगे इसको। और कहेगा कि कितनी एनर्जी किसी सैटेलाइट को दे दिया जाए कि ताकि ये सैटेलाइट जो है एस्केप कर जाए, फिर जो है प्लैनेट की ग्रेविटी में रहे ही ना। तो ऑब्वियसली मतलब क्या है, सैटेलाइट और प्लैनेट क्या कर रहा है, एक सिस्टम को बना रहा है, और इसका सिस्टम का टोटल एनर्जी ये है माइनस जी एम एम बाई 2r। अगर इतना एनर्जी इसको आप दे दोगे, माइनस जी एम एम बाई 2r आपने एनर्जी सैटेलाइट को प्रोवाइड करा दी, सॉरी जी एम एम बाई 2r आपने अगर सैटेलाइट को प्रोवाइड करा दिया एनर्जी, तो ये सैटेलाइट यहाँ पे रोटेट नहीं करेगा, ये फ्री हो जाएगा, फ्री स्पेस में कहीं भी टर्न चला जाएगा, अर्थ को छोड़कर या किसी प्लेनेट जिस प्लेनेट को रिवॉल्व कर रहा है उसके ऑर्बिट से क्या होगा, बाहर निकलकर ये अपना फ्री हो जाएगा। सो इफ GMM by 2r energy is given to a satellite, then satellite will become free or escape from gravity of Earth। ओके, सो ये पॉइंट भी याद रखिए, कितनी एनर्जी दे दें कि फ्री हो जाए, फिर तो क्वेश्चन होगा डायरेक्टली होगा ऐसा क्वेश्चन। सो ये याद रखें, किसी सैटेलाइट को GMM by 2r दे दिया तो फ्री हो गया, कहीं भी जा सकता है। ओके, सो उतना एनर्जी। अगर टोटल एनर्जी निगेटिव होने का मतलब क्या है, वो बाउंडेड स्टेट में छोड़कर नहीं जा सकता है। ओके, बाउंडेड स्टेट में छोड़कर नहीं जा सकता है।
सो होपफुली आप इसको अच्छे से समझ लिए होंगे। वीडियो को रिकैप करके आप अच्छे से क्या कर सकते हैं, एक बार नोट कर सकते हैं, अपना नोट बना सकते हैं, और जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है आपको फिर से रिवाइज हो जाएगा रिकैप करके देखोगे तो। सो एक सैटेलाइट का एनर्जी होता है, एनर्जी डायग्राम। काइनेटिक एनर्जी जो होता है पॉजिटिव होता है, टोटल एनर्जी जो होता है निगेटिव होता है। और पोटेंशियल एनर्जी जो होगा, सो ये वाला लाइन हो गया पोटेंशियल एनर्जी, ये वाला टोटल एनर्जी, और ये हो जाता है काइनेटिक एनर्जी। याद रखेंगे आप एनर्जी। ओके, सो एनर्जी और पोजीशन का रिलेशनशिप की बात करेंगे तो ये काइनेटिक एनर्जी इस तरह से पॉजिटिव ही रहेगा हमेशा, टोटल एनर्जी निगेटिव होता है लेकिन उससे दुगना निगेटिव होता है पोटेंशियल एनर्जी। सो ये ग्राफ है, ये पोटेंशियल एनर्जी, ये टोटल एनर्जी और ये काइनेटिक एनर्जी। सैटेलाइट के केस में आप इस ग्राफ को याद रखेंगे, न्यूमेरिकल में डायरेक्टली पूछा जाता है। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। जनरली जो हम जीपीएस के लिए यूज करते हैं जियो स्टेशनरी सैटेलाइट होता है, और इसका ऑर्बिट जो होता है अप्रोक्सीमेटली 36,000 किलोमीटर एबव द सरफेस ऑफ अर्थ। ओके, 36,000 किलोमीटर एबव द सरफेस ऑफ अर्थ। अब जियो स्टेशनरी सैटेलाइट कैसे काम करता है, मान लो ये अर्थ है, ये क्या है, ये मान लेते हैं कि अर्थ है, मान लेते हैं स्टेड है, ये अर्थ रोटेट कर रहा है अपने एक्सिस पे। अब मान लो कि यहाँ पे ये हम लोग हैं, यहाँ पे महाराष्ट्र है और यहाँ पे एक सैटेलाइट है, तो अर्थ रोटेट कर रहा है, तो ये क्या हो रहा है, अर्थ जो है रोटेट कर रहा है, तो महाराष्ट्र रोटेट कर रहा है लेकिन उसके साथ साथ सैटेलाइट भी अगर ऐसा ऐसा रोटेट करे, ऐसा ऐसा रोटेट करे, तो हमें क्या है, यहाँ पर जो पीपल होगा, यहाँ पर जो प्लेस होगा, यहाँ पर अगर कोई ऑब्जर्वर होगा तो ये हमेशा आसमान की तरफ देखेगा। तो अभी इधर है इस पोजीशन पे, तो आसमान इधर है, फिर ऐसा हो गया तो आसमान इधर है, फिर ऐसा हो गया तो आसमान इधर है, फिर ये सैटेलाइट अगर देखेंगे तो हमेशा वैसा ही घूम के वहीं पे रहता है। तो आदमी को क्या लगेगा, ये तो कहीं जाता ही नहीं है, ये हमेशा यहीं पे रहता है। ओके, सो इस केस में उसको बोलते हैं जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। तो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट का टाइम पीरियड जो होगा वो क्या होगा, टाइम पीरियड ऑफ रोटेशन ऑफ अर्थ के इक्वल होगा और प्लैनेट के इक्वल होगा। सो टाइम पीरियड ऑफ जियो स्टेशनरी satellite is equal to time period of rotation of planet। जनरली हम अर्थ के केस में करते हैं। सो इन केस ऑफ अर्थ जियो स्टेशनरी, अर्थ के जियो स्टेशनरी सैटेलाइट का इन केस ऑफ अर्थ जियो स्टेशनरी सैटेलाइट टाइम पीरियड जो होना चाहिए वो क्या होगा, 2π/ω की बात करेंगे तो ये क्या होगा, 24 आवर, जो अर्थ का अपने एक्सिस पे एक बार रोटेट होने में जो टाइम लगता है। ओके, सो 24 आवर, इसको आप सेकंड में भी कन्वर्ट कर सकते हो, 24 इंटू 3600 सेकंड। ओके, सो एंगुलर वेलोसिटी अर्थ का देखोगे तो ओमेगा क्या हो जाएगा बताओ, तो ओमेगा हो जाएगा 2π/24
24 into 3600 रेडियन पर सेकेंड, और यही एंगुलर स्पीड जो होगा अर्थ का भी होगा और क्या होगा जियो स्टेशनरी सैटेलाइट का भी होगा। सो आपको एंगुलर स्पीड गिवन है तो अर्थ का पेरिफेरी पे जो है उसका स्पीड जो है लीनियर स्पीड कितना होता है अर्थ के पेरिफेरी का, ओके, आउटर सरफेस का। तो अर्थ का जो है रेडियस 6500 है, तो आर ओमेगा आर इंटू क्या होगा लीनियर स्पीड होगा, तो आर का वैल्यू पुट कर दोगे तो वो क्या हो जाएगा स्पीड ऑफ सरफेस ऑफ अर्थ। सो अब की बात करेंगे स्पीड ऑफ सरफेस ऑफ अर्थ, 2 पॉइंट है, बस हम इसको एंड ही कर देते हैं। सो याद रखेंगे जियो स्टेशनरी सैटेलाइट करने का मतलब ऐसा सैटेलाइट जिसका टाइम पीरियड जो है अर्थ के टाइम पीरियड के इक्वल होता है, रोटेशनल टाइम पीरियड के इक्वल होता है, उसको हम जियो स्टेशनरी सैटेलाइट कहते हैं। ना हम ऑर्बिटल स्पीड दूसरा भी होता है, ऑर्बिटल स्पीड ऑफ सैटेलाइट जियो स्टेशनरी, तो ये v इक्वल टू क्या होगा ओमेगा इंटू आर, आर इक्वल टू आप आर प्लस एच भी लिख सकते हो। जनरली जो होता है h इक्वल टू जो होता है आपका 36,000 किलोमीटर। सो जनरली जो होता है सैटेलाइट स्पीड जो होता है अराउंड 70,000 किलोमीटर पर आवर, 70,000 किलोमीटर पर आवर होता है। सो होपफुली आपने बहुत कुछ सीखा। पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी में क्या रिलेशनशिप होता है, पोटेंशियल एनर्जी का कैलकुलेशन कैसे करना है, एस्केप वेलोसिटी क्या होता है, ऑर्बिटल स्पीड क्या होगा, ऑर्बिटल और सैटेलाइट का टाइम पीरियड क्या होता है, टाइम पीरियड का क्या रिलेशनशिप होता है जी और आर के साथ, वो सब सीख लिया। जियो स्टेशनरी सैटेलाइट के रिगार्डिंग हमने सीख लिया। अब जो भी न्यूमेरिकल होगा नेक्स्ट वीडियो जो होगा, जो हम लोग न्यूमेरिकल से रिलेटेड प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चन का, उससे रिलेटेड हम वीडियो अच्छे न्यूमेरिकल का लेकर बनाएंगे। सो थ्योरेटिकल पार्ट हमारा ग्रेविटेशन में ये कंप्लीट होता है। यहाँ पे आप सारे बच्चे से रिक्वेस्ट है कि आप अच्छे से सारे वीडियो को देखेंगे, चेक करेंगे। बहुत सारे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी का जो वीडियो है वही सेम मतलब कि कंसेप्ट हमें इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में अप्लाई करना है, तो उसको अभी ही रिकैप कर लोगे और उसके बाद हम फर्दर प्रोसीड करेंगे नेक्स्ट चैप्टर में 9th को टेस्ट के बाद। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को अच्छे से देखो, सारी चीज नोट करो और जो भी आपको दिया गया है पीडीएफ उसके 71 क्वेश्चन उसको सॉल्व करो और उसके बाद जो डाउट होता है डाउट सेशन में हमें उससे पूछो। ओके, ठीक है। तो होपफुली आप ये सारे कंसेप्ट ग्रेविटेशन के सही समझ गए होंगे, सीख गए होंगे और उम्मीद करते हैं आप अच्छा करेंगे आने वाले टाइम में। सो चलिए, ये चैप्टर का थर्ड पार्ट यहीं पे रहता है। कल से जो 2-3 वीडियो बनाएंगे अच्छे न्यूमेरिकल को लेके। ओके, सो तब तक के लिए हम आपसे विदा चाहेंगे। तब तक थैंक यू। होपफुली आप भी सेफ रहेंगे, अपने फैमिली को भी सेफ रखेंगे इस हार्ड टाइम में। हैप्पी रहिए, हेल्दी रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू।